तो आज की क्लास में जो हम लोगों को मेन डिस्कशन करना है वो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने में बहुत सारा रूल्स काम करता है। जैसे वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब क्या, कुछ बेसिक्स है हम आपको सिखा रहे हैं, कुछ बेसिक्स है हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो ऐसे हम लास्ट टाइम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम आपको फिर से है ना इन सब चीजों को एक बार फिर से आपके सामने दिखाएंगे। जरा गौर देखो, अगर आप बोलते हैं वेक्टर रिजल्टेंट, जब आप बोलते हैं वेक्टर रिजल्टेंट, तो आखिर इस वेक्टर रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? वेक्टर रिजल्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास जितना भी वेक्टर्स है उन सब का एडिशन करना है, एडिशन करना। अगर आपके पास 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर का एडिशन करना, अगर आपके पास 5 वेक्टर है तो 5 वेक्टर का एडिशन करना। वेक्टर का एडिशन करने का मतलब क्या होता है? वेक्टर का एडिशन करने का मतलब होता है जितना भी आपको इंडिविजुअल वेक्टर्स दिया है उसको कुछ सर्टेन रूल्स को, जिसको आप वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, उससे आप कैसे उन सबको ऐड करके उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। तो जब आप कभी भी रिजल्टेंट का बात करें ना, तो आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप ऐड कर रहे होते हैं। अगर 2 वेक्टर है तो आप 2 वेक्टर को ऐड करते हैं, 4 वेक्टर है तो 4 वेक्टर को ऐड करते हैं, 10 वेक्टर है 10 वेक्टर को ऐड करते हैं, उनका नेट इफेक्ट निकालते हैं। इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट निकालने का तरीका है उसमें से बहुत सारा तरीका है। एक लास्ट आप डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है, मान लो जैसे ए वेक्टर है, सपोज हम लोग के पास बी वेक्टर है, दोनों सेम ऑर्डर में है, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, वो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। याद आया आप लोगों को? ठीक है, इस पे अच्छा खासा काम हो चुका है, लेकिन आगे देखो। इन्हीं वेक्टर रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का एक और मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ एक्चुअली ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मान लो ट्रायंगल में 2 पर्टिकुलर वेक्टर का आप रिजल्ट निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ में 2 वेक्टर का रिजल्ट निकालते हैं, जैसे ए और बी है तो ए और बी का रिजल्ट निकालते हैं। और पॉलीगॉन लॉ में आप बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो आज हम आगे आपको सिखाएंगे, ठीक है। और इसी पॉलीगॉन लॉ के बाद एक और रिजल्टेंट निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम लॉ आज का मेन डिस्कशन एक्चुअली ये है, पैरेललोग्राम लॉ। बहुत बढ़िया डिस्कशन होगा, बहुत सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ पे आपका एक अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये सारा चीज है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। जब आप वेक्टर का रिजल्टेंट बोलते हैं तो उसका फिजिकल सेंस कोई क्या निकाले, तो वो ये निकालेगा। ट्रायंगल लॉ ऑलरेडी कंप्लीटेड, लास्ट टाइम आपको बता चुके थे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे करना है, ये सब आपको दिखा दिए कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर है जो सेम ऑर्डर में है, तो जो थर्ड वेक्टर होगा अपोजिट ऑर्डर में, वो बाकी दोनों वेक्टर जैसे ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सारा डिस्कशन इसमें हो चुका है। देखो थोड़ा आगे, आज हमारे पास है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हमारे पास बहुत सारा वेक्टर्स है, सपोज हमारे पास 4-5 वेक्टर है, वो सब वेक्टर अगर ट्रायंगल के बहुत सारे साइड्स को रिप्रेजेंट करता है इन सेम ऑर्डर, जैसे आपको हम एक फिगर दिखाएं यहाँ पे बहुत अच्छे से, आप देखिएगा, आराम से समझ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। देखिए ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है सी, ये एक वेक्टर है डी, ये एक वेक्टर है मान लो ई। ये सब सेम ऑर्डर में है या अपोजिट ऑर्डर में? देख के बताओ, ये सारा वेक्टर ए बी सी डी ई सेम ऑर्डर में है या अपोजिट ऑर्डर में? सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो इसको आप क्लोज्ड पॉलीगॉन बोलेंगे या ओपन पॉलीगॉन बोलेंगे? ओपन पॉलीगॉन बोलेंगे, क्योंकि अभी इसका आप एक क्लोजिंग साइड डाले नहीं है, सो इट इज ओपन पॉलीगॉन, ओके। तो जो इस ओपन पॉलीगॉन का लास्ट क्लोजिंग साइड आप डालेंगे, ठीक है,
इन अपोजिट ऑर्डर वो इन सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास बहुत सारा वेक्टर्स है जो हमारे किसी ओपन पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है इन सेम ऑर्डर, तो जो उस पर्टिकुलर ओपन पॉलीगॉन का लास्ट क्लोजिंग साइड आप डालते हैं अपोजिट ऑर्डर में, वो उन सारे के सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है। तो आप अगर यहां पे चलेंगे तो यू कैन राइट दैट कि दैट पर्टिकुलर वेक्टर आर रिजल्टेंट इज नथिंग एल्स बट सिंपली a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ये इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, a का, b का, c का, d का और e का, ये इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। ओके, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर बहुत सारा वेक्टर सेम ऑर्डर में होगा तो उन सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमारे उस पॉलीगॉन का लास्ट क्लोजिंग साइड होगा, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो आप अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। देखो एक्सटेंडेड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, देखो हमारा जो पॉलीगॉन लॉ है वो मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने में काम आता है। 2 वेक्टर्स के लिए तो आप ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। व्हेन कीपिंग ऑन अरेंजिंग वेक्टर्स स्टेट टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर लाइज ऑन द हेड ऑफ द फॉर्मर, कहने का मतलब सेम। देन जो हमारा कनेक्टेड टेल एंड फर्स्ट वेक्टर का लास्ट में हेड होगा, जैसे हमारे फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जिससे आप मिलाएंगे वो इन सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो होगा, जिसको आप अपोजिट ऑर्डर में बोल रहे हैं, वो इन सारे के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। इसको आप पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। क्या किसी को डाउट? समझने में? चलिए, अच्छा अभी आप इसमें जरा गौर कीजिए, इसको जरा गौर से देखिए। एक फिगर बनाना चाह रहे हैं, इस फिगर को आप देखें और आप हमको ये बताएं कि इसमें कौन है रिजल्टेंट। ये है मेरे पास P, ये है Q, ये है A, ये है B और ये है C। बताओ कौन है इसमें रिजल्टेंट? A is the resultant vector. Very good. A is the resultant vector and it is nothing else but simply Q, P, C and B. Q vector plus P vector plus C vector and plus D vector. This is the resultant. Okay. This is in opposite order. ये opposite order में है तो ये resultant को represent कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे आया आज का सबसे बड़ा सेक्शन, एक्चुअली बहुत सारा इसमें डिस्कशन आपके लिए है, and that is called parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. चीजों को समझना है, पहले समझना है, जरा गौर कीजिएगा। मान लीजिए हम लोग ट्रायंगल लॉ से चलते हैं। ये है हमारे पास A वेक्टर और ये है हमारे पास B वेक्टर, तो आपके ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये भी तो हम लोग लास्ट डे सीखे थे ना कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। देखो, A को ऐसे ही छोड़ दो और B जो आप यहां बनाए तो उसको पैरेलल ले आइए यहां, ये B वेक्टर। अब आप क्या करें, A और B को 2 साइड्स मान के आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म करें। ये पैरेललोग्राम बन गया। अब देखो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। देखो ट्रायंगल लॉ से भी आपको रिजल्टेंट उधर ही मिला R, और आपको पॉलीगॉन लॉ जो हम पैरेललोग्राम लॉ से भी आपको रिजल्टेंट R उधर ही मिला। होता क्या है, पैरेललोग्राम लॉ तुमको ये कहता है कि अगर हमारा 2 वेक्टर पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे, अगर हमारा 2 वेक्टर पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे, तो वैसे केस में जो हमारे उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, जैसे यहाँ पे आपको R दिख रहा है,
जो हमारे उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? ठीक है, जरा गौर करें, फिर से देखें, फिर से देखें, फिर से देखें। अभी हम आपको दूसरा फिगर हम बनाने जा रहे हैं, पहले ट्रायंगल लॉ फिर पॉलीगॉन लॉ सब देखेंगे। देखो, ये मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या बोलते हो, ये आर वेक्टर होगा, ये ट्रायंगल है। अब देखो इसको पैरेललोग्राम से हम एडजस्ट करते हैं, ए को ए बना दिए और बी जो इधर ऐसे था उसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए, यहां पर ये आ गया बी। अब आप ए के पैरेलल लाइन ऊपर ड्रॉ करें और बी के पैरेलल लाइन इधर बनाए, क्या बनता है, बन गया एक पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। बोलो समझ में आया? तो देखो सबको ही देखो ध्यान से, चाहे आप ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट निकाले या पैरेललोग्राम लॉ से निकाले, दोनों एक ही तरह का आंसर दे रहा है, एक ही सेम डायरेक्शन में है दोनों। ठीक है, तो आप ट्रायंगल लॉ का भी यूज कर सकते हैं, आप पैरेललोग्राम का भी यूज कर सकते हैं। सर किसका यूज करेंगे? अरे डाटा जिस हिसाब से रहता है काम भी वैसे ही करना पड़ता है। ठीक है, काम भी वैसे ही करना पड़ता है। अभी सर आप ये क्या बोल रहे हैं, जरा हम आपको एकदम बहुत छोटा वाला एग्जांपल देते हैं। देखो 2 into 2 4 जानता है, और 2 + 2 4 होता है, जानता है? ठीक है, अब हमको बताना इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड तुम्हारे लिए ज्यादा सुटेबल है, 2 into 2 या 2 + 2? सर दोनों सेम है सर, मेहनत एक बराबर है, कोई इशू नहीं। अब देखो 2 into 40 80 होगा। अब बोलो क्या इसको 2 + 2 + ऐसे 40 बार लिख के बनाएगा? नहीं सर, ये मेथड सही नहीं है सर। मेथड तो दोनों है, मेथड दोनों सही है, लेकिन ये सुटेबल नहीं है सर। क्या बोलते हो, सही समझ में आया? इसी तरह आपके पास हम हर मेथड सिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का डाटा डिसीजन लेना, आप खुद से डिसीजन लेना, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कैसे लेना है डिसीजन, कि कौन ज्यादा सुटेबल होगा। मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ चलो, तो ये रहा, एक और फिगर बनाना चाहते हैं, एक और फिगर में आपको है ना प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, कुछ और सोचो, थर्ड वाला कुछ अटपटांग सा बनाते हैं। चलो इधर एक है वेक्टर, मान लो ये P वेक्टर है, और एक वेक्टर सर मान लीजिए इधर है, ये Q वेक्टर है, तो रिजल्टेंट इधर होगा, ये R वेक्टर है, ये ट्रायंगल लॉ। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ से चलते हैं, ये मेरा P वेक्टर है, ये मेरा Q वेक्टर है, ये मेरा Q वेक्टर है, देख लो ये मेरा Q वेक्टर है। अब आप Q के पैरेलल एक लाइन वहां खींच दें, P के पैरेलल लाइन खींचें, अपने आप देखिए कि रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आ रहा है। बोलो सही है? तो एक बात कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आंसर सेम देगा, बस डाटा के हिसाब से हम लोग को थोड़ा सोच समझ के चुनना पड़ता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सुनिए, आखिर पैरेललोग्राम को आप प्रेफर कब करते हैं? पैरेललोग्राम को आप प्रेफर कब करते हैं? व्हेन two vectors are given, when two vectors are given, एक मिनट जस्ट, कहीं भी अगर कोई इंसेक्ट बच जाए ना तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। When two vectors are given, in terms of
जस्ट एक मिनट। हाँ, तो देखो ध्यान से, अगर हम लोगों के पास दो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल दिया रहे, एंगल बिटवीन देम, देन फॉर रिजल्टेंट यूज पैरेललोग्राम लॉ। आप रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लगाएं। सर नहीं समझ में आया सर, आप क्या लिखती है, नहीं समझ में आया सर। देखिए भाई, अगर आपको दो वेक्टर इस तरह से दिया रहे कि उनका मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल आपको दिया है, उनका मैग्नीट्यूड दिया है और उनके बीच का एंगल आपको दिया है, तो आप समझ जाइए कि आपको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करना है। ठीक है सर, थोड़ा दिखा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बीच का एंगल है थीटा। तो आप उनका बनाते हैं पैरेललोग्राम और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है AC वो दिखाता है उनका रिजल्टेंट, A प्लस बी वो दिखाता है उनका रिजल्टेंट। जैसे हम आपको एक दूसरा और भी है ना क्लियर एग्जांपल रखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरी बातों को। आपको ये कह दिया गया कि देखो एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स काम कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और एक दूसरा फोर्स काम कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज 20 न्यूटन और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब आप बताइए कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है और किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर हम आपसे पूछ लें कि व्हाट इज फाइंड नेट फोर्स acting on body and its direction, तो पैरामीटर्स को, जो गिवन क्वांटिटीज है, जो पैरामीटर्स उनको समझिए कि आपको F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दे दिया है, देन यू हैव टू यूज पैरेललोग्राम लॉ। आप F1 के पैरेलल एक लाइन ऊपर खींचेंगे, आप F2 के पैरेलल एक लाइन इधर खींचेंगे और बीच का जो आप डायगोनल बनाएंगे वो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स को, वो दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो डाटा के हिसाब से आपको काम अपना प्रोसीड करना पड़ता है। If two vectors are given in such a way so that their magnitude and angle between them is given, then we have to prefer parallelogram law instead of triangle law. Parallelogram law के जगह पे हम लोग को ट्रायंगल लॉ ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से फिर से एक बात स्टार्ट होती है कि सर आप तो बोल दिए कि रिजल्टेंट निकल जाएगा। रिजल्टेंट कौन दिखा रहा है भाई? तो डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट दिखा रहा है, डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट दिखा रहा। अब रिजल्टेंट खुद ही मेरा एक वेक्टर है, रिजल्टेंट खुद ही एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो दो चीज होगा। अगर रिजल्टेंट खुद ही एक वेक्टर है तो वेक्टर है तो दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा वेक्टर का डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैग्नीट्यूड, अगर हमको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि किसी भी वेक्टर के एरो का जो लेंथ होता है वही उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, और डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ हेड निकालेंगे कि आखिर उस रिजल्टेंट का जो हेड है वो कितने एंगल पे है। देखो, वेक्टर्स के बीच के एंगल को थीटा लिखेंगे और रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच के एंगल को अल्फा लिखेंगे। तो बताओ, क्या डायरेक्शन ऑफ हेड के लिए हम लोग अल्फा फाइंड आउट करेंगे, अल्फा निकालेंगे। अगर हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग अल्फा निकालेंगे। अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई?
चलो वेरी गुड। अब आप मेंटली तैयार हैं एक डेरिवेशन के लिए। आपके 11 का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर आपका स्कूल रीओपन हो गया और आपका है ना कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हुआ, तो जो अगला डेरिवेशन कर रहे हैं वो आएगा। हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे आएगा, ठीक है, हम बोल रहे आएगा। सो बी केयरफुल। हम लोग है ना रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायगोनल का लेंथ निकालेंगे और डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फा निकालेंगे। इज दिस क्लियर? सो व्हाट वी हैव, अभी तो ये सब यहाँ पे ये सब ट्रायंगल लॉ का एग्जांपल है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर डेरिवेशन फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास लेट एनी टू वेक्टर्स है, वेक्टर ए है, आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ठीक है, which makes an angle theta between them. As shown in figure. अच्छे से फिगर देखना, डेरिवेशन को समझना। As shown in figure. Be careful. ये छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। फिगर समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम है, दो वेक्टर्स है, ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच का एंगल है थीटा। इस पैरेललोग्राम का जो आप डायगोनल बनाएंगे, इस पैरेललोग्राम का जो आप डायगोनल बनाएंगे वो इन वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है सबको? फिगर क्लियर? ठीक है। दिस पॉइंट इज टेकन टू बी, मान लो जैसे इसको O कह दिए, इस पॉइंट को आप A कह लो भाई, इस पॉइंट को B कह लो, इस पॉइंट को C कह लो। बोलो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब किस पर्टिकुलर, आई थिंक एवरीथिंग इज राइट ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, देख लो जी, जिनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो सकता है, आपको थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो, थोड़ा चेक कर लीजिए। अगर सबको प्रॉब्लम होगा तो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो हम लोग को अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ OC। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो OC का लेंथ निकालना है, और अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए तो ये एंगल फाइंड आउट करना है। चलो एंगल में अभी नहीं जाते, पहले मैग्नीट्यूड को अच्छे से समझते हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चीजों को एक्सटेंड करेंगे, सी दैट थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है, जरा गौर करना सबको। यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे 90 हो गया। अब जरा गौर करना, ठीक, जरा गौर। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा? अच्छा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा? ठीक है। आप यहाँ पे इस पॉइंट को एक M नाम दे दें। पहले आप लोग सब कोई इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें। इन ट्रायंगल CMA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया CM और हाइपोटेनस हो गया है AC। तो आप यहाँ से अगर CM का वैल्यू लिखेंगे तो AC का साइन थीटा आप लिखें। CM इज इक्वल्स टू, देख के फिगर बताओ, AC का मतलब क्या B होगा? तो ये हो गया हम लोगों का B ऑफ साइन थीटा, ये हो गया CM इज इक्वल्स टू B साइन थीटा, CM इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। ये जो आप CM देख रहे हैं ये B साइन थीटा है, ओके।
अब हम लोग AM फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग cos थीटा लेके प्रोसीड करेंगे। क्या हम लोग वहां पे cos थीटा को बेस AM बाई हाइपोटेनस AC लिख सकते हैं, बेस AM बाई हाइपोटेनस AC लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग AM का वैल्यू लिखेंगे देन वी कैन राइट दैट AC का cos थीटा, AM AC के जगह पे B और ये रहा cos थीटा। तो अभी तक आपको CM मिल गया जो B sin थीटा है और AM मिल गया जो B cos थीटा है। CM मिल गया जो B sin थीटा और AM है जो A cos थीटा B cos थीटा है। नाउ सी दैट आपको क्या चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको एक्चुअली लेंथ ऑफ OC निकालना है। लेंथ ऑफ OC का मतलब हो गया हम लोगों का हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल OMC। OMC देखो तो अच्छे से जो लिखे समझ में आया? OMC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ना? तो OC का लेंथ निकालने का मतलब है हाइपोटेनस ऑफ OMC का लेंथ निकालना। इज दिस क्लियर? अच्छा, इस ट्रायंगल का OC हाइपोटेनस है तो क्या CM उसका परपेंडिकुलर और OM उसका बेस है? ठीक है, तो आप लोग है ना लोअर क्लास में हाइपोटेनस का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि दैट रिजल्टेंट हैव मैग्नीट्यूड व्हिच इज इक्वल्स टू OC इज नथिंग एल्स बट सिंपली अंडर रूट बेस OM का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर CM का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? देख लो, CM इज परपेंडिकुलर। अच्छा, एक चीज और, बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल। क्या हम लोग OM को लिख सकते हैं OA प्लस AM? OA प्लस AM का स्क्वायर एंड प्लस CM का स्क्वायर। OA को A वेक्टर और AM को हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं B cos थीटा। सो इट इज अंडर रूट। देखिएगा हम आगे मैथमेटिकली धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा प्लीज से दैट, अगर आपको कहीं डाउट होगा आप बोलिएगा, हम रुक जाएंगे फिर से बता देंगे। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। OA के जगह पे A लिख दिए और AM के जगह पे B cos थीटा लिख दिए का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया B sin थीटा का स्क्वायर। चलिए थोड़ा प्रोसीड करते हैं, आगे निकलते हैं। दिस इज अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा और प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप जरा गौर कर लो, तो यहाँ भी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है। दोनों में से अगर B स्क्वायर कॉमन लेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंदर हो जाएगा हम लोगों के पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अच्छा, ये वैल्यू बताया जाए कितना होता है? 1 होता है। सो इट कैन बी रिटन एज रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आप इसको केवल R से भी लिख सकते हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। कभी भी अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया है, कभी भी अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया है, तो याद रखना कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड बोल रहा है, अभी डायरेक्शन में कोई बात नहीं है।
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप अगर ध्यान से देखें, पीछे चलिए क्वेश्चन में हम आपको बताना स्टार्ट किए थे कि आखिर कब इसका यूज करते हैं, जरा गौर करो। हाँ, यही तो है क्वेश्चन। अगर कोई बोल दे कि सर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो हम बोलेंगे रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आवाज आ रही है सबको मेरी? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ a के जगह पे 10 का मैग्नीट्यूड है, b के जगह पे 20 है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का जो फॉर्मूला था, उसमें a के जगह पे 10 का स्क्वायर, b के जगह पे 20 का स्क्वायर, और जहाँ थीटा था वहाँ 60 पुट करेंगे। ठीक है, then you get that particular magnitude of resultant R is under root a square plus b square plus 2ab cos theta, under root a square plus b square plus 2ab cos theta। क्या मेरी बात सब क्लियर हुई अभी तक? यस सर। ठीक, चलो यहाँ तक फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना, ये तुमको मैग्नीट्यूड देगा। सर डायरेक्शन के लिए क्या करें? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, फिर से चलो उसी ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल OCM। सर राइट एंगल ट्रायंगल OCM में क्या है सर, जरा गौर कर लो यहाँ पर। OCM, मान लो रिजल्टेंट A के साथ अल्फा एंगल बनाता है, मान लो रिजल्टेंट A के साथ अल्फा एंगल बनाता है। सब कोई फिगर देख लीजिएगा अच्छे से। तो क्या हम लोग इस tan अल्फा को परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं? tan अल्फा परपेंडिकुलर में cm का वैल्यू, cm मतलब b sin थीटा, और बेस में om का वैल्यू, om का मतलब a प्लस b cos थीटा। एम आई राइट? समझ में आया? तो आप अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन के लिए इन ट्रायंगल OCM लेट resultant makes an angle alpha with वेक्टर A। मान लो रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बनाता है। रिजल्टेंट किसके साथ अल्फा एंगल बनाता है? बोलो बोलो। वेक्टर A। फिर से सब कोई बोलने का कोशिश कीजिए। आपके घर में थोड़ा बहुत हल्ला होता है तो हमको परेशानी नहीं होती, आप टेंशन ना ले, लेकिन आप लोग माइक खोल के बोलिए। अगर नहीं बोलिएगा तो हम ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है? वेक्टर A के साथ। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं कि दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर में cm है और बेस में OA प्लस AM है। ये अगर आपको पीछे वाला ट्रायंगल याद होगा तो हो गया होगा। इसका वैल्यू है b sin थीटा और नीचे है a प्लस b cos थीटा। तो आप याद रखेंगे कि अगर हम लोगों को कभी भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, देन tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। आप इस फॉर्मूला को यूज करें, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तो जब कभी भी आपके पास पैरेललोग्राम का एप्लीकेशन करना पड़े, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यू हैव टू रिलाई ऑन दिस फॉर्मूला, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए यू हैव टू रिलाई ऑन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के यूज में आपको एक और लाइन याद रखना पड़ता है कि जो आपके पास A वेक्टर है, रिजल्टेंट का अल्फा इसी A के साथ आप निकाल के रखे हैं। रिजल्टेंट का एंगल अल्फा आप A के साथ निकाल के रखे हैं, रिजल्टेंट का एंगल आप अल्फा A के साथ निकाल के रखे हैं। क्या मेरी फिगर समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब आइए ऊपर चलिए।
आप एकदम शुरुआत में जाइए कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता था सर। रिजल्टेंट का मतलब, हाँ देखो भाई यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। रिजल्टेंट का मतलब दो चीज था, एक था उसका मैग्नीट्यूड और एक था उसका डायरेक्शन। मतलब आज के बाद अब मेंटली तुम तैयार रहना कि अगर कहीं मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा तो हम लोग यूज कर लेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन निकालना रहा तो हम लोग यूज कर लेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबको याद हो गया कि किसी को अभी भी है प्रॉब्लम? बोल दो एक बार, सब कोई बोल दो एक बार, बोल दो एक बार इसको। ठीक है, ये tan अल्फा वाला क्लियर हुआ। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। बोलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी हमको बहुत सारा उसमें केस बताना है, लेकिन हम बहुत सारे केस में बाद में इंटर करेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि मान लो जैसे हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे राइट की तरफ एक फोर्स F1 काम कर रहा है 6 न्यूटन का, और यहाँ पे एक फोर्स F2 काम कर रहा है 8 न्यूटन का, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। आपका काम दो है, एक है कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताना। जो हमारा रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन बताना। चलो लग जाओ फटाफट, फटाफट लग जाओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ। हाँ जी देखिए, तो जो आपको दिया गया था क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर आप इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहते हैं, फर्स्ट केस में आप चाहते हैं कि आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालें, तो आपका फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, F1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर 2 ऑफ F1 वेक्टर F2 वेक्टर और साथ में cos, दोनों के बीच का एंगल 60। सो रूट अंडर यहाँ पे F1 के जगह पे आप 6 का स्क्वायर पुट किए, F2 के जगह पे आप 8 का स्क्वायर पुट किए, फिर 2 इंटू 6 8, और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। तो ये 2 कट गया। आप इसको सॉल्व किए, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, रूट अंडर 148 न्यूटन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जब आप इसका डायरेक्शन बनाएंगे, जब आप इसके डायरेक्शन के लिए काम करेंगे तो आप लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा देखो जरा, आप इसका जब पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिएगा, आप लोग अगर इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिएगा तो ये रहेगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। मान लो ये रिजल्टेंट फोर्स F1 के साथ अल्फा बनाता है, तो क्या मेरा ये फॉर्मूला F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा होना चाहिए? F1 देखिए, हम आपको एक और छोटा ट्रिक बताते हैं, जरा गौर कीजिएगा। आपका रिजल्टेंट F1 के साथ अगर एंगल बनाया है तो देखो F1 में कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, F1 अकेले खड़ा है। F2 के साथ साइन थीटा ऊपर है, F2 के साथ cos थीटा नीचे, लेकिन F1 में कोई थीटा उटा नहीं है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अभी आप F2 के जगह पे लिख दिए 8 साइन 60 का वैल्यू √3/2, नीचे F1 के जगह पे 6, यहाँ पे 8 cos 60 का वैल्यू 1/2। ये 2 से 4 कटा, यहाँ हो गया, नीचे 10 हो गया, ऊपर 4√3 है और नीचे में 10 है, तो आप इसको 2√3/5 लिख सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2√3/5। क्या सबका सही हुआ कि किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक है? हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। आप लोग अल्फा लिए F1 के साथ और बहुत कोई F1 के साथ cos या साइन लिख दिया, बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ,
हमको ये पता है कि आपके साथ ये हो सकता है, इसलिए हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं कि आप अगर F1 के साथ अल्फा बनाए हैं तो F1 में कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होगा, F2 के साथ साइन थीटा और F2 के साथ कॉस थीटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलो बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें बहुत सारा केसेस है जो हम लोगों को आज डिस्कस करना है। कहाँ चला गया मेरा माउस? यहाँ है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। सबसे पहले तो आपको वो जनरल चीज जो अभी आप पढ़े एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है और बीच का एंगल थीटा है। तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जिसको आप चाहेंगे तो ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो होगा इतना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं ना? जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट।